आदमखोर से जुड़ी है। मैंने जिम कॉर्बेट की इस रोमांचक कहानी को अपनी YouTube फैमिली तक लाने का निर्णय लिया है। ऐसी खूबसूरत कहानियों को ढूंढने और प्रस्तुत करने में बहुत समय और मेहनत लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस पुस्तक की कई कहानियां आदमखोर बाघों के बारे में हैं, इसलिए ये समझाना उचित होगा कि ये जानवर आदमखोर प्रवृत्ति क्यों विकसित करते हैं। एक आदमखोर बाघ वह होता है जिसे अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के दबाव में, एक ऐसे आहार को अपनाने के लिए मजबूर किया गया हो जो उसके लिए अस्वाभाविक हो। ऐसी परिस्थितियां 10 में से 9 बार घावों के कारण होती हैं और 10वीं बार बुढ़ापे के कारण। जिस घाव ने किसी विशेष बाघ को आदमखोर बनने पर मजबूर किया, वह या तो किसी लापरवाही से चलाई गई गोली और घायल जानवर को न पकड़ पाने का नतीजा हो सकता है, या फिर किसी साही को मारते समय बाघ का आपा खो देना इसका कारण हो सकता है। मनुष्य बाघों का स्वाभाविक शिकार नहीं होते, और केवल तभी जब बाघ चोटिल हो जाए या बुढ़ापे से दुर्बल हो जाए, तो जीने के लिए वे मानव मांस खाने को मजबूर हो जाते हैं। एक बाघ जब अपने प्राकृतिक शिकार को मारता है तो वह या तो पीछा करके या घात लगाकर करता है, और उसकी सफलता उसकी गति और कुछ हद तक उसके दांत और पंजों की स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए जब कोई बाघ किसी या अधिक दर्दनाक घावों से पीड़ित होता है, या जब उसके दांत टूट जाते हैं या पंजे खराब हो जाते हैं और वह जानवरों को नहीं पकड़ पाता जिन्हें वह पहले खाता आया है, तो उसे मनुष्यों को मारने की मजबूरी हो जाती है। जानवर से मनुष्य पर स्थानांतरित होना, मेरा मानना है, अधिकांश मामलों में आकस्मिक होता है। मैं मलेनी में एडी नोल्स के साथ शिकार कर रहा था जब मैंने पहली बार उस बाघिन के बारे में सुना जिसे बाद में चंपावत नरभक्षी के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। एडी, जिन्हें इस प्रदेश में एक उत्कृष्ट शिकारी और अंतहीन शिकार कहानियों के भंडार के रूप में लंबे समय तक याद किया जाएगा, उन चंद भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें जीवन में सबसे उत्तम चीजें मिली थीं। उनकी राइफल सटीकता और प्रभाव में बेजोड़ थी, जबकि उनके एक भाई को भारतीय सेना में सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज माना जाता था और दूसरा भाई भारत का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी था। जब एडी ने मुझे बताया कि उनके साले, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिकारी माने जाते थे, को सरकार द्वारा चंपावत नरभक्षी को मारने के लिए नियुक्त किया गया था, तो यह मानना स्वाभाविक था कि उस जानवर की गतिविधियों पर अब निश्चित रूप से विराम लग गया होगा। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश वह बाघ नहीं मरा और सरकार के लिए अत्यधिक चिंता का विषय बना रहा। जब मैं 4 साल बाद नैनीताल गया तो इनामों की घोषणा की गई थी, विशेष शिकारी लगाए गए थे और गोरखा दलों को अल्मोड़ा डिपो से भेजा गया था। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद मानव हताहतों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ती रही। वह बाघिन, क्योंकि जानवर वास्तव में मादा निकली, नेपाल से एक पूर्ण विकसित नरभक्षी के रूप में कुमाऊं पहुंची थी, जहां से उसे सशस्त्र नेपाली दल द्वारा भगा दिया गया था जब उसने वहां 200 लोगों को मार डाला था। कुमाऊं में 4 वर्षों के दौरान उसने 234 और लोगों की जान ले ली। नैनीताल में मुझे बर्थो का दौरा प्राप्त हुआ। बर्थो, जो उस समय नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे और जिनकी दुखद मृत्यु के बाद उन्हें हल्द्वानी के एक गुमनाम कब्रिस्तान में दफनाया गया, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जानने वाला हर व्यक्ति प्रेम और सम्मान करता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब उन्होंने मुझे उस नरभक्षी द्वारा लोगों को हो रही परेशानी और उससे उन्हें हो रही चिंता के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझसे ये वादा ले लिया कि जैसे ही अगली मानव हत्या की खबर मिलेगी, मैं तुरंत चंपावत के लिए रवाना हो जाऊंगा। हालांकि मैंने 2 शर्तें रखीं, पहली कि सरकार द्वारा घोषित इनाम रद्द किया जाए, और दूसरी कि अल्मोड़ा से भेजे गए विशेष शिकारी और सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। इन शर्तों के पीछे कारण स्पष्ट हैं और इनके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी सच्चे शिकारी मेरी तरह इनाम के लालच में वर्गीकृत होने से बचना चाहते हैं और किसी अन्य द्वारा गलती से मारे जाने का जोखिम नहीं लेना चाहते। ये शर्तें मान ली गईं और 1 सप्ताह बाद बर्थो ने मुझे सुबह सुबह मुलाकात की और मुझे बताया कि दौड़ाने वाले लोगों द्वारा खबर लाई गई है कि एक महिला को चंपावत के पास पाली गांव में नरभक्षी ने मार डाला है। ये गांव दाबिधुरा और धुना घाट के बीच स्थित था। कम समय में प्रस्थान की संभावना को देखते हुए मैंने अपने कैंप के सामान को ढोने के लिए 6 लोगों को नियुक्त किया और नाश्ता करने के बाद निकल पड़ा। पहले दिन हमने धारी तक 17 मील की यात्रा की। अगली सुबह मरमुला में उपवास करते हुए हमने डाबिधुरा में रात बिताई और अगले दिन शाम को पाली पहुंच गए। महिला की हत्या के 5 दिन बाद गांव के लगभग 50 पुरुष, महिलाएं और बच्चे भय के वातावरण में थे। जब मैं पहुंचा तो सूरज अब भी आसमान में था, लेकिन मैंने देखा कि पूरा गांव अपने घरों में बंद दरवाजों के पीछे छिपा हुआ था। जब तक मेरे साथियों ने आंगन में आग नहीं जलाई और मैं चाय की प्याली लेकर बैठा, तब तक एक दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से डरे हुए ग्रामीण बाहर निकले। मुझे बताया गया कि पिछले 5 दिनों से कोई भी अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकला था। आंगन की गंदगी इसकी पुष्टि कर रही थी कि यह सच है, और भोजन की भारी कमी थी। ये स्पष्ट था कि बाघ अभी भी आसपास ही है। पिछले 3 रातों से उसे गांव के पास वाली सड़क पर आवाज लगाते सुना गया था, जो घरों से लगभग 100 गज दूर थी, और उसी दिन उसे गांव के निचले सिरे पर खेतों में भी देखा गया था।
गांव के मुखिया ने खुशी खुशी हमें एक कमरा दे दिया, लेकिन वह 8 लोगों के लिए था और एकमात्र दरवाजा अस्वच्छ आंगन में खुलता था, इसलिए मैंने रात खुले में बिताने का निर्णय लिया। साधारण भोजन करने के बाद, जो रात के खाने का काम भी कर गया, मैंने अपने साथियों को कमरे में भेज दिया और खुद सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे पीठ टिकाकर एक स्थान चुन लिया। गांव सड़क के एक ओर था और बाग सड़क के उस पार घने जंगलों में था। मुझे उम्मीद थी कि यदि बाघ उसी रास्ते से आता और यदि मुझे पहले दिखाई दे जाता तो शायद मुझे उस पर गोली चलाने का मौका मिल सकता था। मैंने जंगल में कई रातें शिकार के लिए बिताई थीं, लेकिन ये पहली बार था जब मैं किसी नरभक्षी की तलाश में रात बिता रहा था। चांदनी से जंगल रोशन था, लेकिन पेड़ों की लंबी छाया भयावह लग रही थी, और जब रात की हवा में पेड़ हिलते तो उनकी परछाइयां भी हिलती। मैंने कई बार पेड़ों को हिलते देखा और सोचा कि बाघ मेरी ओर बढ़ रहा है, और उस क्षण मुझे पछतावा हुआ कि मैंने खुद को नरभक्षी की दया पर क्यों छोड़ दिया। मैं इतना डर गया था कि अपना संकल्प पूरा नहीं कर सका। डर और ठंड से मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मैंने पूरी रात जागते हुए बिताई। जब सुबह की हल्की रोशनी बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ने लगी तो मैंने अपने घुटनों पर सिर रख दिया। 1 घंटे बाद मेरे साथी आए और मुझे उसी स्थिति में पाया, गहरी नींद में। उस रात न तो मुझे बाघ की कोई आवाज सुनाई दी और न ही उसका कोई संकेत मिला। गांव में वापस आने पर मैंने गांव के पुरुषों को, जो ये देखकर बहुत हैरान थे कि मैं रात भर जीवित कैसे बच गया, समझाने की कोशिश की कि वे मुझे उन स्थानों पर ले चलें जहां समय समय पर गांव के लोग मारे गए थे, लेकिन वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। आंगन से ही उन्होंने उन दिशाओं की ओर इशारा किया जहां हत्याएं हुई थीं। मुझे बताया गया कि अंतिम हत्या, जो मुझे यहां लाने का कारण बनी, गांव के पश्चिम में पहाड़ी के कंधे के आसपास हुई थी। महिलाएं और लड़कियां, लगभग 20 की संख्या में, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण महिला के मारे जाने के समय मवेशियों के लिए बांज के पत्ते इकट्ठा करने गई थीं, घटना के विवरण देने के लिए उत्सुक थीं। उन्होंने बताया कि वे दोपहर से 2 घंटे पहले निकली थीं और आधा मील चलने के बाद पेड़ों पर चढ़कर पत्ते काटने लगीं। पीड़िता और 2 अन्य महिलाओं ने एक ऐसा पेड़ चुना था जो एक गहरे नाले के किनारे उग रहा था, जो लगभग 4 फीट गहरा और 10 से 12 फीट चौड़ा था। जब महिला ने पर्याप्त पत्ते काट लिए थे और पेड़ से नीचे उतर रही थी, तभी बाघ, जो कि चुपचाप पास आ चुका था, पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसका पैर पकड़ लिया। जिस डाली से वह खुद को सहारा देकर उतर रही थी, उससे उसका पकड़ छूट गया और बाघ ने उसे नाले में खींच लिया। बाघ ने फिर उसका पैर छोड़ दिया, और जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रही थी, उसने उसके गले को पकड़ लिया। उसे मारने के बाद बाघ नाले की दीवार पर चढ़ गया और उसे घसीटते हुए घने झाड़ियों में गायब हो गया। ये सब घटनाएं उन 2 महिलाओं से कुछ ही कदम की दूरी पर हुईं, जो उसी पेड़ पर थीं, और पूरी घटना को सभी महिलाओं ने देखा। जैसे ही बाघ और शिकार आंखों से ओझल हुए, भयभीत महिलाएं और लड़कियां दौड़ती हुई गांव लौट आईं। पुरुष तब दोपहर के भोजन के लिए गांव आए ही थे, और जब सब इकट्ठा हो गए और ड्रम, धातु के बर्तन, कुल मिलाकर जो कुछ भी शोर कर सके, से लैस हो गए, तो बचाव दल रवाना हुआ। पुरुष आगे थे और महिलाएं पीछे। जब वे उस नाले तक पहुंचे जहां महिला मारी गई थी, तो यह है हम सवाल कि अब क्या करें। पर चर्चा चल ही रही थी कि बाघ ने 30 गज दूर झाड़ियों से एक जोरदार दहाड़ मारकर उन्हें टोक दिया। पूरी टोली एक साथ मुड़ी और डर के मारे उल्टे पांव गांव की ओर भाग खड़ी हुई। जब सबकी सांसें सामान्य हुईं, तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे कि कौन पहले भागा और भगदड़ की शुरुआत किसने की। बहस तेज होती जा रही थी, जब किसी ने सुझाव दिया कि अगर कोई भी डरपोक नहीं है और सभी उतने ही बहादुर हैं जितना वे दावा कर रहे हैं, तो क्यों न बिना और समय गंवाए महिला को बचाने वापस चला जाए। ये सुझाव स्वीकार कर लिया गया और 3 बार टोली नाले तक पहुंची। तीसरी बार, जब एकमात्र बंदूकधारी व्यक्ति ने अपनी बंदूक चलाई, तो बाघ झाड़ियों से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। इसके बाद बचाव का प्रयास समझदारी से छोड़ दिया गया। जब मैंने उस बंदूकधारी से पूछा कि उसने बंदूक हवा में चलाने के बजाय झाड़ियों पर क्यों नहीं चलाई, तो उसने कहा कि बाघ पहले से ही बहुत क्रोधित था, और यदि गलती से वह घायल हो जाता, तो निश्चित रूप से वह उसे मार डालता। उस सुबह मैं 3 घंटे तक गांव के चारों ओर बाघ के पैरों के निशान तलाशता रहा। एक ओर मिलने की उम्मीद थी, तो दूसरी ओर डर भी लग रहा था कि कहीं सामना न हो जाए। एक जगह, एक घने और अंधेरे नाले में, जब मैं कुछ झाड़ियों के किनारे चल रहा था, तो एक झुंड लीच तीतरों का झाड़ियों से चीखता हुआ उड़ गया। मुझे लगा कि मेरा दिल धड़कना ही बंद कर गया है। मेरे सहायकों ने एक अखरोट के पेड़ के नीचे मेरे भोजन के लिए जगह साफ की थी, और नाश्ते के बाद गांव के मुखिया ने मुझसे निवेदन किया कि जब तक गेहूं की फसल काटी जा रही हो, मैं पहरा दूं। उसका कहना था कि अगर मेरी उपस्थिति में फसल नहीं काटी गई, तो फिर शायद कभी नहीं कटेगी, क्योंकि लोग इतने डरे हुए थे कि अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। आधे घंटे बाद, गांव की पूरी आबादी, मेरे सहायकों की मदद से, मेहनत से काम में जुट गई, जबकि मैं लोड की गई बंदूक लेकर पहरे पर खड़ा था। शाम तक 5 बड़े खेतों की फसल काट ली गई थी, और सिर्फ 2 छोटे टुकड़े घरों के पास बचे थे, जिन्हें मुखिया ने कहा कि वह अगले दिन आसानी से निपटा लेंगे। गांव की सफाई व्यवस्था में काफी सुधार किया गया था, और मेरे लिए एक दूसरा कमरा भी विशेष रूप से उपलब्ध कराया गया था।
उस रात मैंने दरवाजे में कांटेदार झाड़ियां कसकर लगवा दी ताकि हवा भी आ सके और आदमखोर बाघ भी न घुस सके, और पिछले दिन की नींद की भरपाई अच्छी तरह कर ली। मेरी उपस्थिति से लोगों में नया उत्साह आने लगा था और वे अब पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने लगे थे, लेकिन अभी तक मैंने उनका इतना विश्वास नहीं जीता था कि जंगल में घुमाने का अनुरोध दोबारा कर सकूं, जो मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण था। ये लोग मीलों तक फैले इलाके की एक एक जमीन से भलीभांति परिचित थे और अगर चाहते तो मुझे ये दिखा सकते थे कि बाघ मिलने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है, या कम से कम उसके पग चिन्ह कहाँ देखे जा सकते हैं। ये कि वह आदमखोर एक बाघ था, ये तो तय था, लेकिन यह नहीं पता था कि वह जवान है या बूढ़ा, नर है या मादा। और यह जानकारी, जो मुझे उससे संपर्क साधने में मदद कर सकती थी, मैं केवल उसके पगचिन्हों की जांच करके ही प्राप्त कर सकता था। उस सुबह जल्दी चाय पीने के बाद मैंने घोषणा की कि मुझे अपने सहायकों के लिए मांस की आवश्यकता है, और गांव वालों से पूछा कि क्या वे मुझे ये बता सकते हैं कि मैं कहाँ घुरल पहाड़ी बकरी का शिकार कर सकता हूँ। गांव एक लंबी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली थी, और जिस सड़क पर मैंने रात बिताई थी, उसके ठीक नीचे की ओर पहाड़ी उत्तर की ओर तीव्रता से ढलान पर थी, जिसमें घास के कई ढलान थे। मुझे बताया गया कि इन ढलानों पर घुरल बड़ी संख्या में मिलते हैं, और कई लोगों ने मुझे वहां ले जाने की इच्छा जताई। मैंने अपनी प्रसन्नता को प्रकट नहीं किया और 3 पुरुषों को चुनकर चल पड़ा। मैंने मुखिया से कहा कि यदि मुझे घुरल उतनी ही संख्या में मिले जितनी उसने बताई थी, तो मैं अपने सहायकों के लिए एक और गांव के लिए 2 जानवर मारूंगा। हम सड़क पार करके एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी की ओर उतरने लगे, दाएं बाएं चौकस निगाहों से देखते हुए, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। आधा मील नीचे जाकर नालों का संगम हुआ, और वहां से दाहिनी ओर एक पथरीली और घास से ढकी ढलान का अच्छा दृश्य दिखाई देता था। मैं कुछ मिनटों से एक एकाकी चीड़ के पेड़ के नीचे बैठा ढलान को देख रहा था, जब ऊंचाई पर कुछ हरकत ने मेरा ध्यान खींचा। जब वह हरकत फिर से हुई, तो मैंने देखा कि वह एक घुरल था जो अपने कान फड़फड़ा रहा था। वह घास में खड़ा था और केवल उसका सिर ही दिखाई दे रहा था। पुरुषों ने वह हरकत नहीं देखी थी, और अब जब सिर स्थिर था और अपने परिवेश में मिल गया था, तो उन्हें वह दिखाना संभव नहीं था। मैंने उन्हें जानवर की स्थिति का मोटा अंदाजा दिया और बैठकर देखने को कहा, जबकि मैं निशाना लगाने की तैयारी करने लगा। मेरे पास एक पुरानी मार्टिनी हेनरी राइफल थी, जो अपनी तीव्र झटके वाली मार के बावजूद लंबी दूरी तक बेहद सटीक निशाना लगाने के लिए प्रसिद्ध थी। दूरी लगभग 200 गज थी, जो कि इस राइफल के लिए कोई खास मायने नहीं रखती थी। मैं लेट गया और राइफल को पास की चीड़ की जड़ पर टिकाकर सावधानी से निशाना लगाया और गोली चला दी। काले बारूद वाले कारतूस से निकला धुआं मेरी दृष्टि को धुंधला कर गया, और साथ आए पुरुषों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, शायद मैंने किसी चट्टान या सूखी पत्तियों के ढेर पर गोली चला दी है। मैं अपनी स्थिति पर बना रहा और राइफल में दोबारा गोली भरी। कुछ समय बाद मैंने देखा कि जहां मैंने गोली चलाई थी, उससे थोड़ा नीचे की घास हिल रही थी, और फिर घुरल का पिछला हिस्सा दिखाई दिया। जब पूरा जानवर घास से बाहर निकला, तो वह लुढ़कने लगा और ढलान पर नीचे की ओर तेजी से लुढ़कता चला गया। जब वह आधे रास्ते तक नीचे आ गया, तो वह घनी घास में गायब हो गया, और वहां छिपे हुए 2 घुरल डरकर बाहर भागे। छींक जैसी चेतावनी की आवाज निकालते हुए वे दोनों जानवर ऊपर पहाड़ी की ओर उछलते कूदते भागने लगे। अब दूरी पहले से कम थी, इसलिए मैंने अपनी राइफल की साइट दृष्टि को समायोजित किया, और जब उनमें से बड़ा वाला धीमा हुआ, तो उसकी पीठ में गोली मार दी। दूसरा जानवर जैसे ही मुड़ा और पहाड़ी को तिरछे पार करने की कोशिश की, मैंने उसके कंधे पर निशाना साधकर गोली चला दी। कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है जब हम असंभव को संभव बना देते हैं। एक असहज स्थिति में लेटे हुए 60 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर 200 गज की दूरी पर घुरल के गले पर एक छोटे से सफेद निशान पर गोली चलाना, इसमें सफलता की संभावना लाख में एक भी नहीं थी। फिर भी भारी सीसा युक्त गोली, जो काले बारूद से चलाई गई थी, बाल बराबर भी नहीं भटकी और सीधी निशाने पर लगी, जिससे जानवर तत्काल मर गया। फिर वह मरा हुआ जानवर, जो खड़ी पहाड़ी, छोटी छोटी घाटियों और चट्टानों के बीच लुढ़कता हुआ ठीक उस जगह पहुंच गया जहां उसके 2 साथी छिपे हुए थे। और जैसे ही वह घास के उस हिस्से से बाहर निकला, वैसे ही दोनों साथी भी घबराकर लुढ़कते हुए नीचे ढलान पर आ गए। जब ये तीनों मरे हुए जानवर हमारे सामने घाटी में आकर गिरे, तो साथ आए लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी को देखना बहुत मनोरंजक था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी राइफल का ऐसा असर देखा ही नहीं था। कुछ समय के लिए आदमखोर बाघ की चिंता सब भूल चुके थे, और वे खुशी खुशी घाटी में उतरकर शिकार को उठाने चले गए। यह अभियान कई दृष्टियों से एक बड़ी सफलता साबित हुआ। न केवल सभी के लिए मांस की आपूर्ति हुई, बल्कि मुझे पूरे गांव का विश्वास भी प्राप्त हुआ। शिकारी किस्से तो वैसे भी हर बार सुनाए जाने पर और भी रंगीन हो जाते हैं, और जब घुरल की खालें उतारी जा रही थीं और मांस बांटा जा रहा था, तब मेरे साथ गए तीनों पुरुषों ने अपनी कल्पना को खुलकर उड़ान दी। मैं खुले में बैठकर नाश्ता कर रहा था और वहीं से सुन सकता था कि लोग कैसे अचंभे से हौंफ रहे थे जब उन्हें बताया जा रहा था कि घुरल को 1 मील से भी ज्यादा दूरी से मारा गया, और जिन जादुई गोलियों का उपयोग हुआ था, उन्होंने न केवल जानवरों को ऐसे मारा, बल्कि उन्हें साहब के पैरों तक भी खींच लाया।
दोपहर के भोजन के बाद मुखिया ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और अपने साथ कितने लोगों को ले जाना चाहता हूँ। आसपास जुटे उत्साहित लोगों में से मैंने अपने पूर्व साथी 2 व्यक्तियों को चुना और उनके साथ अंतिम मानवीय त्रासदी की जगह पर जाने के लिए निकल पड़ा। हमारे पहाड़ी इलाके के लोग हिंदू होते हैं और अपने मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। जब किसी को आदमखोर जानवर उठा ले जाता है तो उसके परिजनों पर यह जरूरी हो जाता है कि वे शरीर का कोई भी हिस्सा, चाहे वह केवल हड्डी का छोटा टुकड़ा ही क्यों न हो, अंतिम संस्कार के लिए प्राप्त करें। इस महिला का अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ था और जब हम रवाना हो रहे थे तो उसके परिजनों ने हमसे निवेदन किया कि यदि शरीर का कोई भी हिस्सा मिले तो वह साथ ले आएं। बचपन से ही मैंने जंगल के निशानों को पढ़ने और समझने को अपना शौक बना लिया था। इस मामले में मेरे पास उन प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी थी जो उस समय मौजूद थे जब महिला पर हमला हुआ था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी हमेशा भरोसेमंद नहीं होते, जबकि जंगल के निशान बीते हुए घटनाओं का सच्चा प्रमाण होते हैं। जैसे ही हम उस स्थान पर पहुंचे, जमीन पर एक नजर डालते ही यह स्पष्ट हो गया कि बाघ केवल एक ही रास्ते से, बिना दिखे, पेड़ तक पहुंच सकता था और वह रास्ता था खाई के माध्यम से। पेड़ से 100 गज नीचे उस खाई में प्रवेश करते हुए और ऊपर की ओर बढ़ते हुए मैंने 2 बड़ी चट्टानों के बीच जमी नर्म मिट्टी में बाघिन के पंजों के निशान पाए। इन निशानों से यह स्पष्ट हुआ कि वह एक मादा बाघ थी, जो अपने युवावस्था से थोड़ी आगे निकल चुकी थी। खाई में थोड़ा और ऊपर जाने पर और पेड़ से करीब 10 गज की दूरी पर वह बाघिन एक चट्टान के पीछे लेटी थी, शायद इस उम्मीद में कि महिला पेड़ से नीचे उतरेगी। वह महिला सबसे पहले अपने हिस्से की पत्तियां काट चुकी थी और जब वह करीब 2 इंच मोटी डाली के सहारे नीचे उतर रही थी, तभी बाघिन दबे पांव आगे बढ़ी और पिछले पैरों पर खड़ी होकर महिला को पैर से पकड़कर नीचे खींच लाई। डाली पर महिला की छटपटाहट के निशान साफ थे। डाली की खुरदरी छाल में वह जगह साफ दिख रही थी जहां से पत्तियां और फिर महिला की पकड़ फिसली थी। वहां छाल में उसकी हथेलियों और उंगलियों की खाल के रेशे चिपके हुए थे, जो उसके संघर्ष को दर्शाते थे। जहां बाघिन ने महिला को मारा था, वहां संघर्ष के निशान और खून का बड़ा धब्बा था। वहां से खून के निशान अब सूखे लेकिन स्पष्ट खाई को पार कर सामने की ढलान की ओर जाते थे। हम खून के उन निशानों का पीछा करते हुए वहां पहुंचे जहां बाघिन ने झाड़ियों के बीच अपना शिकार खाया था। यह आम धारणा है कि आदमखोर बाघ इंसानों के सिर, हाथ और पांव नहीं खाते। ये गलत है। अगर उन्हें परेशान न किया जाए तो वे सब कुछ खा जाते हैं, यहाँ तक कि खून से सने कपड़े भी, जैसा मैंने एक बार पाया। हालांकि वह कहानी किसी और समय बताई जाएगी। इस बार हमें उस महिला के कपड़े और कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले, जिन्हें हमने एक साफ कपड़े में लपेट लिया था जो हम विशेष रूप से साथ लाए थे। यद्यपि ये अवशेष बहुत ही कम थे, फिर भी वे उस उच्च जाति की महिला के दाह संस्कार के लिए पर्याप्त थे जिससे उसकी राख गंगा माता तक पहुंच सके। चाय के बाद मैं एक और दुखद स्थान पर गया। मुख्य गांव से सार्वजनिक सड़क द्वारा अलग एक छोटी सी जमीन थी। उस जमीन के मालिक ने सड़क के ऊपर की ढलान पर एक झोपड़ी बना रखी थी। उस आदमी की पत्नी और 2 बच्चों, एक 4 साल का लड़का और 6 साल की लड़की की मां, 2 बहनों में छोटी थी। एक दिन ये दोनों बहनें झोपड़ी के ऊपर पहाड़ी पर घास काट रही थीं, जब अचानक बाघिन प्रकट हुई और बड़ी बहन को उठा ले गई। छोटी बहन करीब 100 गज तक बाघिन के पीछे पीछे अपनी दरांती लहराते हुए दौड़ती रही और बाघिन से चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि उसकी बहन को छोड़ दे और उसे ले जाए। यह अविश्वसनीय साहस का कार्य मुख्य गांव के लोगों ने देखा। करीब 100 गज तक मृत महिला को ले जाने के बाद बाघिन ने उसे जमीन पर रखा और फिर पीछा कर रही महिला की ओर मुड़ी। जोरदार गर्जना करते हुए वह साहसी महिला पर झपटी, जो तुरंत मुड़ी और भागती हुई पहाड़ी से नीचे सड़क पार कर गांव में पहुंची, संभवतः लोगों को ये बताने के लिए कि क्या हुआ था। पर वह नहीं जानती थी कि लोग पहले से ही यह सब देख चुके थे। महिला की अस्पष्ट आवाजों को उस समय घबराहट, भय और सांस फूलने का नतीजा माना गया। लेकिन जब तेजी से रवाना हुई बचाव पार्टी खाली हाथ लौटी, तब जाकर पता चला कि वह महिला बोलने की शक्ति खो चुकी थी। ये कहानी मुझे गांव में बताई गई और जब मैं उस 2 कमरों की झोपड़ी तक पहुंचा जहां वह महिला कपड़े धो रही थी, तब उसे मुख हुए 12 महीने हो चुके थे। उस मूक महिला की आंखों में तनाव के भाव के अतिरिक्त वह पूरी तरह सामान्य प्रतीत हो रही थी। जब मैं उसके पास रुका और उससे कहा कि मैं उस बाघिन को मारने आया हूं जिसने उसकी बहन की जान ली थी, तो उसने हाथ जोड़कर झुकते हुए मेरे पैर छुए। इसने मुझे भीतर तक शर्मिंदा कर दिया, जैसे मैं कोई धोखेबाज हूं। सच तो ये था कि मैं वास्तव में उस आदमखोर को मारने के उद्देश्य से ही आया था, लेकिन एक ऐसे जानवर के साथ, जिसकी यह प्रसिद्धि थी कि वह कभी एक ही स्थान पर 2 बार शिकार नहीं करता, कभी अपने शिकार पर दोबारा नहीं लौटता, और जिसका इलाका सैकड़ों वर्ग मील तक फैला हुआ था। मेरे सफल होने की संभावना 2 भूसे के ढेर में एक सुई खोजने जितनी ही थी। नैनीताल में मैंने बहुत सी योजनाएं बना रखी थीं। एक योजना मैंने पहले ही आजमा ली थी और अब चाहे जंगली घोड़े भी मुझे खींच ले जाएं, मैं उसे फिर से नहीं आजमाऊंगा। बाकी योजनाएं अब जब मैं जमीन पर था उतनी ही निरुत्साही लग रही थीं। और ऊपर से किसी से सलाह लेने का भी कोई उपाय नहीं था, क्योंकि कुमाऊं में ये पहला आदमखोर था जो कभी सामने आया था। फिर भी कुछ न कुछ तो करना ही था।
अगले 3 दिनों तक मैं सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक जंगलों में भटकता रहा, उन सभी स्थानों पर गया जहां गांव वालों ने बताया कि बाघ इनके दिखने की संभावना है। मैं यहाँ अपनी कहानी में कुछ समय के लिए रुककर पहाड़ों में प्रचलित एक अफवाह का खंडन करना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि इस अवसर पर और कई बाद की घटनाओं में मैंने पहाड़ी महिलाओं का भेष धारण किया और जंगल में जाकर आदमखोरों को अपनी ओर आकर्षित किया और दरांती या कुल्हाड़ी से मार गिराया। ये पूर्णतया असत्य है। पोशाक बदलने के नाम पर मैंने सिर्फ एक साड़ी उधार ली थी और उसे पहनकर कभी घास काटी थी या पेड़ों पर चढ़कर पत्तियां काटी थीं। और इन प्रयासों में से कोई भी सफल नहीं हुआ। हाँ, 2 बार मेरी जानकारी में आदमखोरों ने उस पेड़ का पीछा किया जिस पर मैं था, एक बार एक चट्टान के पीछे और दूसरी बार गिरे हुए पेड़ के पीछे छिपकर। लेकिन उन्होंने मुझे कोई गोली चलाने का अवसर नहीं दिया। अब आगे, चूंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाघिन अब इस इलाके को छोड़ चुकी है, मैंने पाली के लोगों के गहरे अफसोस के बावजूद पूरब दिशा में 15 मील दूर चंपावत जाने का निर्णय लिया। सुबह जल्दी निकलकर मैंने धूना घाट में नाश्ता किया और सूर्यास्त तक चंपावत पहुंच गया। इस इलाके की सड़कें बहुत असुरक्षित मानी जाती थीं और लोग केवल बड़े समूहों में ही गांव से गांव या बाजार जाते थे। धूनाघाट से आगे निकलते ही मेरी 8 लोगों की टोली में सड़क के आसपास के गांवों से और लोग जुड़ते गए और अंत में हम 30 लोगों का समूह बनाकर चंपावत पहुंचे। इनमें से कुछ लोग 2 महीने पहले चंपावत गए 20 लोगों के दल में शामिल थे और उन्होंने मुझे एक अत्यंत करुणाजनक कहानी सुनाई। चंपावत के इस तरफ की सड़क कुछ मील तक पहाड़ी के दक्षिणी ढाल पर चलती है, जो घाटी के समांतर और उससे लगभग 50 गज ऊपर है। 2 महीने पहले हम 20 आदमी चंपावत के बाजार जा रहे थे। दोपहर का समय था जब हम इस सड़क से गुजर रहे थे, तभी हमें घाटी से किसी मानव के करुण क्रंदन की आवाज़ सुनाई दी। हम सभी डर के मारे सड़क के किनारे सिमटकर खड़े हो गए। जैसे जैसे वे चीखें नज़दीक आती गईं, हमारी भयावहता भी बढ़ती गई। थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक बाघ प्रकट हुआ, जो एक नग्न स्त्री को उठाए हुए था। स्त्री के बाल एक ओर जमीन पर घिसट रहे थे और उसके पैर दूसरी ओर। बाघ उसे कमर से पकड़े था। वह स्त्री अपनी छाती पीट रही थी और बारी बारी से भगवान और इंसानों को सहायता के लिए पुकार रही थी। हमसे 50 गज दूर, हमारे साफ दृश्य में, बाघ अपने शिकार के साथ गुजर गया। जब उसकी चीखें दूर होती गईं, तब हम अपना रास्ता जारी रख पाए। और तुम 20 आदमी कुछ भी नहीं कर सके? मैंने पूछा। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम डर गए थे। और जब आदमी डरते हैं तो वे क्या कर सकते हैं? और फिर, भले ही हम उस स्त्री को बाघ को क्रोधित किए बिना छुड़ा भी लेते, तो भी उसका कोई लाभ नहीं होता। वह खून से लथपथ थी और निश्चित ही अपनी चोटों से मर जाती। बाद में मुझे पता चला कि वह स्त्री चंपावत के पास के एक गांव की निवासी थी और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते समय बाघ उसे उठा ले गया था। उसकी साथ वाली स्त्रियां भागकर गांव पहुंचीं और शोर मचाया, और जब बचाव दल रवाना होने ही वाला था, तभी वे 20 भयभीत लोग वहां पहुंचे। चूंकि वे जानते थे कि बाघ किस दिशा में गया था, वे बचाव दल के साथ शामिल हो गए और कहानी आगे वही लोग बेहतर ढंग से बता सकते हैं। जब हम उस स्त्री को बचाने निकले, तब हमारी संख्या 50 या 60 के आसपास थी और हमारे दल के कई लोगों के पास बंदूकें थीं। जहां वह लकड़ियां पड़ी थीं जिन्हें वह महिला इकट्ठा कर रही थी और जहां से उसे बाघ उठा ले गया था, वहां से 1 फरलांग की दूरी पर हमें उसके फटे हुए कपड़े मिले। इसके बाद लोगों ने ढोल पीटना शुरू किया और बंदूकें चलानी शुरू कर दीं। इस तरह हम 1 मील से भी अधिक दूरी तक घाटी के ऊपरी सिरे तक बढ़ते गए, जहां हमें वह महिला, जो कि मुश्किल से कोई युवती लगती थी, एक बड़े चट्टान पर मृत पड़ी मिली। बाघ ने उसका शरीर केवल साफ कर दिया था, सारा खून चाट लिया था, लेकिन उसे अन्यथा छुआ तक नहीं था। हमारी टोली में कोई महिला नहीं थी, इसलिए हम पुरुषों ने अपने चेहरे फेर लिए और अपने अंगोछों से उसके शरीर को ढका, जो एक एक करके सभी ने दिए, क्योंकि वह अपने पीठ के बल ऐसे लेटी थी जैसे कोई सो रहा हो और उसे छूने पर जैसे शर्म से जाग जाएगी। ऐसे अनुभवों को बार बार सुनते और सुनाते हुए, बंद दरवाजों के पीछे लंबी रातों को काटते हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो लोग वर्षों तक आदमखोर के इलाके में रहते हैं, उनके स्वभाव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है। और जब कोई बाहरी व्यक्ति वहां आता है, तो उसे ऐसा लगता है मानो वह किसी ऐसे संसार में कदम रख चुका है जहां केवल कठोर वास्तविकताएं हैं, एक ऐसा संसार जहां दांत और पंजे का शासन है, जैसा उस युग में था जब कृपाणदंती बाघों के समय मनुष्य अंधेरी गुफाओं में शरण लेता था। उन दूर के चंपावत के दिनों में मैं युवा और अनुभवहीन था, लेकिन उस संकटग्रस्त भूमि में थोड़े से समय बिताने के बाद ही मेरे मन में जो विश्वास उत्पन्न हुआ कि किसी आदमखोर की छाया में जीना और अस्तित्व बनाए रखना संसार की सबसे भयानक स्थिति है, वह विश्वास मेरे बाद के 32 वर्षों के अनुभवों से और भी दृढ़ हो गया। चंपावत के तहसीलदार, जिन्हें मेरे लिए परिचय पत्र दिए गए थे, उस रात डाक बंगले में मुझसे मिलने आए, जहां मैं ठहरा हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं अगले दिन कुछ मील दूर स्थित एक बंगले में चला जाऊं, जिसके आसपास कई लोगों की जान जा चुकी थी। अगली सुबह मैं तहसीलदार के साथ उस बंगले की ओर रवाना हुआ। जब मैं बरामदे में बैठा नाश्ता कर रहा था, तभी 2 आदमी यह खबर लेकर आए कि एक गांव में बाघ ने एक गाय को मार डाला है। वह गांव यहां से 10 मील दूर था।
तहसीलदार को चंपावत में कोई जरूरी काम आ पड़ा, इसलिए वे लौट गए और बोले कि शाम को आकर मेरे साथ रात बिताएंगे। मेरे साथ जो गाइड थे वे अच्छे चालाक थे और चूंकि रास्ता ज्यादातर ढलान वाला था, हमने वह 10 मील की दूरी बहुत जल्दी तय कर ली। गांव पहुंचने पर मुझे एक पशुशाला में ले जाया गया, जहां 1 सप्ताह पहले जन्मा बछड़ा तेंदुए द्वारा मारा और आंशिक रूप से खाया गया था। चूंकि मुझे न तो समय था और न ही इच्छा, इसलिए मैंने तेंदुए को मारने का इरादा नहीं किया और अपने गाइडों को इनाम देकर बंगले की ओर वापस लौट आया। वहां पहुंचने पर देखा कि तहसीलदार अभी नहीं लौटे थे। चूंकि अभी भी 1 घंटा या उससे अधिक का उजाला बाकी था, इसलिए मैं बंगले के चौकीदार के साथ उस स्थान को देखने चला गया जहां वह अक्सर बाग के पानी पीने की बात करता था। वह स्थान उस झरने का सिरा था जिससे बागीचे की सिंचाई होती थी। झरने के चारों ओर की मुलायम मिट्टी में बाग के कई दिन पुराने पगचिन्ह थे, लेकिन ये निशान उस खड़ के पगचिन्हों से बिल्कुल भिन्न थे जहां पाली गांव की महिला मारी गई थी। बंगले लौटने पर देखा कि तहसीलदार आ चुके हैं। हम दोनों बरामदे में बैठे और मैंने उन्हें दिन भर की घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने मुझे इतना कष्ट उठाकर व्यर्थ यात्रा करने पर खेद प्रकट किया और कहा कि अब उन्हें लौटना होगा क्योंकि उन्हें लंबा रास्ता तय करना है। ये सुनकर मैं काफी चकित हुआ, क्योंकि उन्होंने दिन में 2 बार कहा था कि वे मेरे साथ रात बिताएंगे। लेकिन मेरे लिए ये चिंता का विषय उनके रुकने या न रुकने का नहीं था, बल्कि यह था कि वे जिस जोखिम में जा रहे थे वह अत्यधिक था। फिर भी वे मेरी किसी भी दलील को सुनने को तैयार नहीं थे। जब वे बरामदे से उतरकर अंधेरे में चले गए, उनके पीछे सिर्फ एक आदमी था जो एक धुंधली रोशनी वाली लालटेन लेकर चल रहा था, और यह उस इलाके में था जहां दिन के उजाले में भी लोग समूह में चलते थे। तब मैंने उन्हें एक अत्यंत साहसी व्यक्ति मानकर श्रद्धापूर्वक टोपी उतार दी। उन्हें जाते हुए देखकर जब वे मेरी दृष्टि से ओझल हो गए, तो मैं वापस बंगले में लौट आया। मेरे पास उस बंगले से जुड़ी एक कहानी है, लेकिन मैं यहाँ उसे नहीं सुनाऊंगा क्योंकि यह पुस्तक जंगल की कहानियों की है, और प्राकृतिक नियमों से परे की कथाएं ऐसी कहानियों के साथ मेल नहीं खाती। मैंने अगली सुबह एक बहुत ही विस्तृत फल बाग और चाय के बागान का चक्कर लगाने में बिताई और झरने पर स्नान भी किया। दोपहर के लगभग तहसीलदार, जिससे मुझे बहुत राहत मिली, चंपावत से सुरक्षित लौट आया। मैं तहसीलदार से बात करते हुए एक ढलान वाली लंबी पहाड़ी की ओर देख रहा था, जिसके नीचे खेती से घिरा एक गांव था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी गांव से निकलकर पहाड़ी की ओर हमारी दिशा में आ रहा है। जैसे जैसे वह आदमी पास आता गया, मुझे दिखा कि वह कभी दौड़ रहा है और कभी चल रहा है, और साफ लग रहा था कि वह कोई जरूरी खबर लेकर आ रहा है। मैंने तहसीलदार से कहा कि मैं कुछ ही मिनट में लौटता हूं और दौड़ता हुआ नीचे की ओर भागा। जब उस आदमी ने मुझे आते देखा तो वह थक कर बैठ गया। जैसे ही मैं इतना पास पहुंचा कि उसकी आवाज सुन सकूं, वह चिल्लाया, जल्दी आइए साहब, आदमखोर ने अभी अभी एक लड़की को मार डाला है। मैंने जवाब दिया, वहीं रुको, और वापस दौड़कर बंगले की ओर गया। तहसीलदार को ये खबर देते हुए मैंने एक राइफल और कुछ कारतूस उठाए और उसे गांव तक मेरे साथ चलने को कहा। जो आदमी मुझे बुलाने आया था वह उन चिढ़ाने वाले लोगों में से था जिनकी टांगें और जुबान एक साथ काम नहीं कर सकती। जब वह बोलता था तो रुक जाता था, और जब दौड़ता था तो चुप हो जाता था। इसलिए मैंने उसे चुप रहने को कहा और आगे चलने को कहा, और हम दोनों चुपचाप पहाड़ी की ओर दौड़ने लगे। गांव में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक उत्तेजित भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी, और जैसा कि ऐसे मौकों पर अक्सर होता है, सभी एक साथ बोलने लगे। एक आदमी सबको शांत कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने उसे अलग ले जाकर पूछा कि क्या हुआ था। उसने पहाड़ी की ढलान पर दूर कुछ बिखरे हुए बलूत के पेड़ों की ओर इशारा किया और कहा कि गांव से कुछ फरलांग की दूरी पर ये दर्जन भर लोग सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक एक बाघ प्रकट हुआ और उनके दल की एक लड़की, जो कि 16 या 17 साल की रही होगी, को पकड़ लिया। बाकी लोग डरकर भागकर गांव लौट आए, और क्योंकि यह ज्ञात था कि मैं बंगले में ठहरा हुआ हूं, इसलिए तुरंत एक आदमी मुझे सूचित करने भेजा गया। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था, उसकी पत्नी भी उस दल में शामिल थी। उसने उस पेड़ की ओर इशारा किया जो पहाड़ी की ढलान पर था और जहां उस लड़की को पकड़ा गया था। दल में से किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या बाघ अपनी शिकार को ले जा रहा था, और अगर ले जा रहा था तो किस दिशा में। मैंने भीड़ को हिदायत दी कि वे शोर न करें और मेरे लौटने तक गांव में ही रहें। फिर मैं उस पेड़ की दिशा में चल पड़ा। यह इलाका खुला था और यह कल्पना करना कठिन था कि इतना बड़ा जानवर, बाघ, 12 लोगों के इतने पास आ गया और किसी को पता भी नहीं चला, जब तक कि लड़की की गला घोंटने जैसी आवाज से ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। जिस स्थान पर लड़की मारी गई थी, वहां खून का एक तालाब था, और उसके पास, उस लाल तालाब के तीव्र विरोध में, एक टूटी हुई माला थी, चमकीले रंग की नीली मोतियों की माला जो लड़की ने पहनी हुई थी। वहीं से बाघिन के पंजों के निशान पहाड़ी के कंधे के चारों ओर ऊपर की ओर जाते थे। बाघिन के पंजों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एक ओर लड़की के सिर के नीचे लटकने से रक्त के बड़े बड़े छींटे थे, और दूसरी ओर उसके पैरों के निशान। पहाड़ी के आधे मील ऊपर मुझे लड़की की साड़ी मिली, और पहाड़ी की चोटी पर उसका स्कर्ट। एक बार फिर बाघिन एक नग्न महिला को ले जा रही थी, लेकिन इस बार उसकी बोझ एक मृत शरीर था।
पहाड़ी की चोटी पर रास्ता एक कंटीली झाड़ी से होकर गुजरता था, जिसमें लड़की के काले बालों की लंबी लंटें अटक गई थीं। उसके आगे एक बिछावन था बिच्छुओं का, जिससे बाघिन होकर गई थी, और मैं इसी रुकावट के चारों ओर घूमने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक आदमी बंदूक लिए मेरी ओर आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि वह क्यों मेरे पीछे आया, जबकि मैंने गांव में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी गांव न छोड़े। उसने बताया कि तहसीलदार ने उसे मेरे साथ जाने का आदेश दिया था और वह आदेश की अवहेलना करने से डरता था। चूंकि वह अपने आदेशों का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहा था और उससे बहस करना समय की बर्बादी होती, मैंने उससे कहा कि वह अपने भारी जूते उतारकर एक झाड़ी के नीचे छुपा दे और मेरे पास रहे और पीछे सावधानी से निगाह बनाए रखे। मैंने बहुत पतली स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स और रबर की तलवों वाले जूते पहन रखे थे, और चूंकि बिच्छुओं के चारों ओर से जाने का कोई रास्ता नहीं था, मैंने बाघिन के पीछे पीछे उन्हीं में से होकर जाना पड़ा, जो मेरे लिए बहुत कष्टदायक था। बिच्छुओं के आगे रक्त के निशान अचानक बाईं ओर मुड़ गए और बहुत खड़ी पहाड़ी की सीधी चढ़ाई पर चले गए, जो ब्रैकन और रिंगाल पहाड़ी बांस से घनी थी। 100 गज नीचे, रक्त के निशान एक संकरी और बहुत ही खड़ी जलधारा में उतर गए, जहां से बाघिन बड़ी कठिनाई से नीचे गई थी, जैसा कि हिलते पत्थरों और मिट्टी से देखा जा सकता था। मैं और मेरा साथी उस जलधारा के साथ 5 या 600 गज तक चले, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वह और अधिक बेचैन होता गया। दर्जन भर बार उसने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाया एक आंसुओं से भरी आवाज में कि वह बाघिन को सुन सकता है, या तो हमारे एक तरफ, या दूसरी तरफ, या हमारे पीछे। पहाड़ी के बीच में हमें एक चट्टान की ऊंचाई मिली, जो 30 फीट ऊंची थी, और अब तक वह आदमी अपनी सारी मनुष्य बचाव क्षमता का उपयोग कर चुका था। मैंने उससे कहा कि वह चट्टान पर चढ़ जाए और तब तक वहीं रहे जब तक मैं लौट ना आऊं। वह खुशी से ऊपर चढ़ गया, और जब वह ऊपर पहुंचा और उसने इशारा किया कि वह ठीक है, तब मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। जलधारा चट्टान के चारों ओर घूमती हुई आगे बढ़ी और 100 गज तक सीधे नीचे गई, जहां वह एक गहरी खाई से मिलती थी जो बाईं ओर से नीचे आ रही थी। जहां यह मिलती थी वहां एक छोटा सा तालाब था, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पानी के एक और खून के धब्बे देखे। बाघिन लड़की को सीधा इसी जगह पर लाई थी, और मेरा वहां पहुंचना उसने बाधित कर दिया था। हड्डियों के टुकड़े चारों ओर बिखरे पड़े थे, गहरे पंजों के निशान के चारों ओर, जिनमें रंगहीन पानी धीरे धीरे रिस रहा था। तालाब के किनारे पर एक वस्तु थी जिसने मुझे भ्रमित कर दिया जब मैं जलधारा से नीचे आ रहा था, और जो मुझे अब समझ में आया कि वह एक मानव पैर का हिस्सा था। इन सभी वर्षों में जब से मैं नरभक्षी बाघों का शिकार करता आया हूं, मैंने कभी कुछ इतना दुखद नहीं देखा जितना वह सुंदर युवा पैर, जो घुटने के ठीक नीचे से ऐसा प्रतीत होता था मानो कुल्हाड़ी के एक वार से काट दिया गया हो, इतना साफ कि उसमें से गर्म खून बह रहा था। जब मैं उस पैर को देख रहा था, तो मैं बाघिन के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, जब तक कि मुझे अचानक यह महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़े खतरे में हूं। जल्दी से बंदूक का कुंदा जमीन पर टिकाकर, मैंने ट्रिगर पर 2 उंगलियां रखी, अपना सिर उठाया, और देखा कि मेरी आंखों के सामने 15 फुट ऊंची दीवार से थोड़ी सी मिट्टी नीचे की ओर गिर रही थी। मैं इस नरभक्षी शिकार के खेल में नया था, नहीं तो मैं अपने को इस प्रकार के हमले के लिए कभी भी खुला नहीं छोड़ता। बंदूक को ऊपर की ओर उठाने की मेरी तेज क्रिया ने शायद मेरी जान बचा ली थी, और बाघिन के छलांग लगाने से पहले ही उसके कदम रोक दिए थे, क्योंकि उसने मुड़ने की कोशिश में उस दीवार की मिट्टी हिला दी थी। दीवार बहुत खड़ी थी और ऊपर चढ़ने का एकमात्र तरीका था दौड़ लगाना। मैंने जलधारा में थोड़ी दूरी तक दौड़ लगाई, तालाब को पार किया, और दूसरी ओर इतनी दूर तक ऊपर चढ़ गया कि सुरक्षित हो सका। मैंने एक झाड़ी को पकड़कर खुद को किनारे पर खींच लिया। वहां एक स्ट्रोबोलैंथस के पौधों की क्यारी थी, जिनकी झुकी हुई टहनियां धीरे धीरे फिर से सीधी हो रही थीं, जिससे ये पता चला कि बाघिन हाल ही में वहां से गुजरी थी। थोड़ी आगे एक निकली हुई चट्टान के नीचे मुझे वह जगह मिली जहां बाघिन ने अपना शिकार छोड़ा था जब वह मुझे देखने आई थी। अब उसके पंजों के निशान जैसे वह लड़की को ले जाती गई एक पत्थरों से भरे जंगल की ओर जाते थे, जो कई एकड़ तक फैला था, और जहां चलना न केवल कठिन बल्कि खतरनाक भी था। चट्टानों के बीच की दरारें और गड्ढे फन और कंटीली बेलों से ढके थे, और एक गलत कदम, जिससे आसानी से हड्डी टूट सकती थी, जानलेवा हो सकता था। ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़ना बहुत धीमा था, और बाघिन इसका फायदा उठा रही थी ताकि अपने भोजन को जारी रख सके। दर्जन भर बार मैंने देखा कि वह कहाँ रुकी थी, और हर बार इन विश्राम स्थलों पर खून के निशान और स्पष्ट हो जाते थे। यह उसका 436वां मानव शिकार था, और वह इस बात की अभ्यस्त हो चुकी थी कि उसके भोजन को बचाने की कोशिश में उसे परेशान किया जाएगा, लेकिन शायद ये पहली बार था जब उसका इतनी लगातार और सख्ती से पीछा किया गया था, और अब उसने गुर्राकर अपना आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया था। बाघिन की गुर्राहट की तीव्रता को समझने के लिए आवश्यक है कि आप वैसी ही स्थिति में हों जैसी मैं उस वक्त था, चट्टानों के बीच, घनी झाड़ियों के बीच, और हर कदम को बहुत सतर्कता से रखने की जरूरत थी ताकि किसी अनदेखी खाई या गुफा में गिर न जाऊं। मैं आपसे जो इस लेख को अपने आरामदायक स्थान पर बैठकर पढ़ रहे हैं, यह उम्मीद नहीं कर सकता कि आप उस समय मेरी भावनाओं को समझ सकें।
गुर्राहट की आवाज़ और हमले की आशंका ने मुझे जितना डरा दिया था, उतनी ही उम्मीद भी दी थी। यदि बाघिन अपना संयम खो देती और हमला करती, तो यह न केवल मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने का अवसर देता, बल्कि यह मुझे उस दर्द और पीड़ा का बदला लेने का मौका भी देता जो उसने दूसरों को दी थी। हालांकि गुर्राना महज एक चेतावनी थी, और जब उसे लगा कि इससे मुझे डराने की बजाय मैं और तेजी से उसका पीछा करने लगा हूं, तो उसने ये छोड़ दिया। अब मैं उसके पीछे 4 घंटे से अधिक समय से था। हालांकि मैंने बार बार झाड़ियों को हिलते देखा था, लेकिन उसकी खाल की एक झलक भी नहीं मिली। जब मैंने सामने की पहाड़ी पर चढ़ती हुई परछाइयों पर नजर डाली तो समझ गया कि यदि मुझे अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है, तो अब लौटने का समय है। जिस कटे हुए पैर की मालकिन थी, वह एक हिंदू थी, और उसका कुछ हिस्सा अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक था। इसलिए जब मैं तालाब के पास पहुंचा, तो मैंने किनारे पर एक गड्ढा खोदा और वहां वह पैर दबा दिया ताकि वह बाघिन से सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर पाया जा सके। चट्टान पर मेरा साथी मुझे देखकर बहुत राहत महसूस कर रहा था। मेरी लंबी अनुपस्थिति और उसने जो गुर्राहट सुनी थी, उससे उसे यह विश्वास हो गया था कि बाघिन ने कोई और शिकार कर लिया है। और जैसा कि उसने ईमानदारी से स्वीकार किया, उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब वह अकेले गांव कैसे लौटेगा। जब हम उस जलधारा के किनारे चढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक घबराए हुए आदमी के आगे चलते हुए, जिसके पास लोडेड बंदूक हो, इससे अधिक खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी राय तब बदली जब मैंने देखा कि वह फिसला और गिरा, और उसकी बंदूक की नली एक बदली हुई 450 बिना सेफ्टी कैच के मेरी ओर निशाना साध रही थी। उस दिन से मैंने ये सख्त नियम बना लिया कि जब तक मैं बोटसन जैसे अनुभवी व्यक्ति के साथ न हो, आदमखोरों का शिकार अकेले ही करूंगा। अगर साथी के पास हथियार न हो तो उसकी रक्षा करना कठिन होता है, और यदि वह हथियारबंद हो तो खुद को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद, जहां उस आदमी ने अपने जूते छिपाए थे, मैं बैठ गया धुआं पीने और अगले दिन की योजना बनाने। बाघिन रात के दौरान जो कुछ भी बचा था उसे खत्म कर देगी, और निश्चित रूप से अगली सुबह चट्टानों के बीच आराम कर रही होगी। जमीन पर वह जहां थी, वहां उसे घात लगाकर मारने की कोई उम्मीद नहीं थी, और यदि मैंने उसे बिना गोली चलाए परेशान किया, तो वह शायद उस जगह को छोड़ देती और मैं उसका सुराग खो देता। इसलिए उसे घेरना ही एकमात्र रास्ता था, बशर्ते मेरे पास पर्याप्त लोग हों। मैं पहाड़ियों के एक विशाल प्राकृतिक रंगमंच के दक्षिणी किनारे पर बैठा था, जहां आसपास किसी भी प्रकार की बस्ती नहीं थी। पश्चिम से आने वाली एक धारा ने अपनी राह बनाते हुए रंगमंच को पार करते हुए एक गहरी घाटी काट दी थी। पूरब की ओर धारा ठोस चट्टान से टकराई थी और उत्तर की ओर मुड़ते हुए इस रंगमंच को एक संकीर्ण दर्रे से छोड़ गई थी। मेरे सामने की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 फीट थी, छोटी घास और इधर उधर बिखरे हुए चीड़ के पेड़ों से ढकी हुई थी, और पूरब की ओर की पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि केवल एक घुरल ही उसे पार कर सकता था। यदि मैं पर्याप्त पुरुष इकट्ठा कर पाता और उन्हें धारा से लेकर खड़ी पहाड़ी तक की पूरी चोटी पर तैनात कर पाता, और उन्हें बाघिन को सताने के लिए कह पाता, तो बाघिन की सबसे स्वाभाविक वापसी की राह वही संकीर्ण दर्रा होती। निश्चित ही यह एक कठिन घेराबंदी थी, क्योंकि उत्तर की ओर की खड़ी ढलान, जहां से बाघिन गई थी, वह घना जंगल था और लगभग 3/4 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। फिर भी यदि मैं आदमियों को निर्देशों के अनुसार चला पाता, तो मेरे पास गोली चलाने का एक उचित मौका होता। तहसीलदार गांव में मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने उसे स्थिति समझाई और उससे कहा कि वह जितने जल्दी हो सके उतने आदमियों को इकट्ठा करे और अगले दिन सुबह 10 बजे उस पेड़ के पास मिले जहां लड़की को मारा गया था। अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करते हुए वह चंपावत के लिए रवाना हो गया, जबकि मैं पहाड़ी पर बने बंगले की ओर चढ़ गया। अगली सुबह मैं भोर होते ही उठ गया और भरपेट भोजन करने के बाद अपने आदमियों से कहा कि वे चंपावत में मेरा इंतजार करें, और उस जगह का फिर से निरीक्षण करने नीचे गया जिसे मैं घेरने की योजना बना रहा था। मेरी बनाई गई योजना में मुझे कोई खामी नहीं लगी, और अपने तय समय से 1 घंटे पहले मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां तहसीलदार को मुझसे मिलना था। मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं था कि उसे लोगों को इकट्ठा करने में कठिनाई होगी, क्योंकि आदमखोर के डर ने पूरे इलाके को जकड़ लिया था, और पुरुषों को अपने घरों से निकालने के लिए केवल समझाने से अधिक की जरूरत थी। 10 बजे तहसीलदार और एक आदमी वहां पहुंचे, और फिर लोग 2-2, 3-3 और 10-10 की टोलियों में आते रहे, यहां तक कि दोपहर तक 298 आदमी इकट्ठा हो चुके थे। तहसीलदार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह बिना लाइसेंस वाले सभी हथियारों को लेकर आंखें मूंद लेगा, और साथ ही आवश्यकतानुसार गोला बारूद भी उपलब्ध कराएगा, और उस दिन जो हथियार सामने लाए गए, वे किसी संग्रहालय को सजाने के लिए पर्याप्त थे। जब पुरुष इकट्ठा हो गए और उन्हें आवश्यक गोला बारूद मिल गया, तो मैं उन्हें उस पहाड़ी की चोटी पर ले गया जहां लड़की की स्कर्ट पड़ी हुई थी, और सामने की उस पहाड़ी की ओर इशारा किया जहां एक चीड़ का पेड़ बिजली से झुलस गया था और उसकी छाल उतर चुकी थी। मैंने उन्हें उस चोटी पर एक पंक्ति में खड़े होने को कहा, और जब उन्होंने मुझे उस चीड़ के नीचे से रुमाल लहराते देखा, तो जो लोग हथियारों से लैस थे वे अपनी बंदूकें चलाएं, और बाकी लोग ढोल बजाएं, चिल्लाएं और चट्टानें नीचे गिराएं, ताकि कोई भी तब तक चोटी न छोड़े जब तक मैं वापस न आकर उन्हें खुद न बुला लूं।
जब मुझे विश्वास हो गया कि सभी ने मेरे निर्देशों को सुन और समझ लिया है, तो मैं तहसीलदार के साथ निकल पड़ा, जिसने कहा कि वह मेरे साथ अधिक सुरक्षित रहेगा, बजाय उन बीटर्स के जिनकी बंदूकें शायद फट जाएं और भारी हानि पहुंचाएं। एक बड़ा चक्कर काटते हुए मैं घाटी के ऊपरी छोर को पार करता हुआ सामने की पहाड़ी पर पहुंचा और विस्फोटित चीड़ तक अपनी राह बनाई। यहाँ से पहाड़ी बहुत तीखी ढलान पर थी और तहसीलदार, जिसने पतले लेदर के जूते पहन रखे थे, ने कहा कि उसके लिए आगे जाना असंभव है। अपने फफोले कम करने के लिए वह अपना कमजोर जूता उतार रहा था। तभी चोटी पर खड़े पुरुषों ने ये सोचते हुए कि मैंने तय किया हुआ संकेत देना भूल गया हूँ, अपनी बंदूकें चला दी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं उस दर्रे से अभी भी 150 गज दूर था, और इस दूरी को तय करते समय मेरी गर्दन न टूटना केवल इस कारण था कि मैं पहाड़ों में पला बड़ा था और बकरी की तरह स्थिर कदमों वाला था। जैसे ही मैं पहाड़ी से नीचे भागा, मैंने देखा कि दर्रे के मुंह के पास हरी घास का एक टुकड़ा है और कोई बेहतर स्थान देखने का समय नहीं था, इसलिए मैं घास में बैठ गया, अपनी पीठ उस पहाड़ी की ओर करके जहां से मैं उतरा था। घास लगभग 2 फीट ऊंची थी और मेरे शरीर का आधा हिस्सा ढक रही थी, और यदि मैं बिल्कुल स्थिर रहता तो मेरे देखे जाने की बहुत कम संभावना थी। मेरे सामने वह पहाड़ी थी जिस पर बीट किया जा रहा था, और दर्रा, जहां मैं उम्मीद कर रहा था कि बाघ हिन जाएगी, मेरे बाएं कंधे के काफी पीछे था। रिज पर भारी हंगामा मचा हुआ था। बंदूकों की गोलीबारी के साथ साथ ढोलों की बेतहाशा आवाज और सैकड़ों लोगों की चीख पुकार भी सुनाई दे रही थी, और जब शोर सबसे अधिक था तो मैंने देखा कि बाघिन घास से ढकी ढलान पर 2 खाइयों के बीच कूदती हुई मेरे दाहिने सामने आ रही थी और लगभग 300 गज की दूरी पर थी। वह कुछ ही दूर गई थी कि तहसीलदार ने पाइन के नीचे से अपनी छोटी बंदूक के दोनों बैरल से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर बाघिन पलटी और ठीक उसी रास्ते पर वापस लौट गई जिस रास्ते से वह आई थी, और जैसे ही वह घने आवरण में गायब हुई, मैंने अपनी राइफल उठाई और निराशा में एक गोली उसके पीछे चलाई। रिज पर खड़े लोग 3 गोलियों की आवाज सुनकर स्वाभाविक रूप से यह मान बैठे कि बाघिन मारी गई है। उन्होंने अपनी सारी बंदूकों से गोलियां चलाईं और आखिरी बार चिल्लाया, और मैं सांस रोके हुए बाघिन के रिज पर पहुंचने की चीखों को सुनने के लिए इंतजार कर रहा था, जब वह अचानक मेरी बाईं ओर से आवरण से बाहर निकली और एक कूद में नदी को पार करते हुए घाटी की ओर बढ़ने लगी। 500 संशोधित कॉर्डाइट राइफल, जो समुद्र स्तर पर आंकी गई थी, इस ऊंचाई पर ऊंचा चल रही थी, और जब बाघिन अचानक रुक गई तो मुझे लगा कि गोली उसके ऊपर से निकल गई है और उसने अपनी राह को रोक लिया था। असल में मैंने उसे ठीक से मारा था, लेकिन थोड़ा पीछे। उसने अपना सिर झुका लिया, आधे मुड़ते हुए मेरी ओर देखा, जिससे मुझे उसकी कांधे के बिंदु पर सुंदर शॉट मिला, जिसकी दूरी 30 गज से कम थी। उसने इस दूसरे शॉट पर झटका खाया, लेकिन फिर भी अपने कान चपटा करके और दांत निकालकर अपनी जगह पर खड़ी रही, जबकि मैं राइफल कंधे पर रखे हुए सोचने लगा कि जब वह मुझ पर हमला करेगी तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि राइफल खाली थी और मेरे पास और कारतूस नहीं थे। मेरे पास केवल 3 कारतूस थे, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 3 से ज्यादा शॉट्स का मौका मिलेगा, और तीसरा कारतूस एक आपात स्थिति के लिए था। सौभाग्य से घायल जानवर ने अजीब तरह से हमले का मन नहीं बनाया। बहुत धीरे धीरे उसने मुड़कर अपनी दाहिनी ओर से नदी पार की, कुछ गिरे हुए पत्थरों को चढ़ते हुए, और एक संकरे कगार तक पहुंची जो खड़ी पहाड़ी के चेहरे पर तिरछी चढ़ाई कर रही थी, जहां एक बड़ा सपाट और बाहर निकला हुआ पत्थर था। जहां ये पत्थर चट्टान से जुड़ा था, वहां एक छोटी झाड़ी जड़ें जमा चुकी थी, और बाघिन ने उस झाड़ी की शाखाएं तोड़नी शुरू कर दी। आलम को दरकिनार करते हुए मैंने तहसीलदार को अपनी बंदूक लाने के लिए आवाज दी। एक लंबी आवाज वापस आई, जिसका एकमात्र शब्द जो मुझे सुनाई दिया वह था पैर। राइफल को नीचे रखते हुए मैंने पहाड़ी को दौड़ते हुए चढ़ा, तहसीलदार के हाथ से बंदूक पकड़ी और वापस दौड़ पड़ा। जब मैं नदी के पास पहुंचा तो बाघिन ने झाड़ी छोड़ दी और बाहर निकली और मेरी ओर बढ़ी। जब मैं उससे 20 फीट के भीतर था तो मैंने बंदूक उठाई और पाया कि मेरी भयावहता के लिए बैरल और ब्रीच ब्लॉक के बीच लगभग 3/8 इंच का अंतर था। बंदूक तब नहीं फटी थी जब दोनों बैरल से गोली चली थी, और शायद अब भी नहीं फटेगी, लेकिन एक धक्का वापस आने से अंधा होने का खतरा था। हालांकि इस जोखिम को उठाना पड़ा, और उस बड़े धब्बे को जो दृष्टि के रूप में काम कर रहा था, बाघिन के खुले मुंह पर सटीक किया, मैंने गोली चलाई। हो सकता है कि मैंने गोली मारते समय थोड़ा डगमगाया हो, या शायद बंदूक 20 फीट की दूरी पर गोल गोलाकार बुलेट को सटीक रूप से नहीं फेंकने योग्य थी। खैर, मिसाइल बाघिन के मुंह के पास से चूक गई और उसकी दाहिनी पंजे पर लग गई, जहां से मैंने बाद में उसे अपनी नाखूनों से निकाला। सौभाग्य से वह अंतिम सांसों में थी और पंजे पर एक हल्की चोट उसे आगे की ओर लुढ़कने के लिए पर्याप्त थी। वह रुक गई और उसका सिर चट्टान के किनारे से बाहर लटका हुआ था। जब से बाघिन ने घाटी को पार करने का प्रयास किया, तब से मैंने पीटने वालों को भूल रखा था। जब अचानक मुझे उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ, जब मैंने पास से एक आवाज सुनी, ये चट्टान पर है, इसे नीचे खींचो और हम इसे टुकड़ों में काट डालें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इसे टुकड़ों में काट डालें सुना, और फिर भी मैंने सही सुना था, क्योंकि अब दूसरों ने बाघिन को देख लिया था और पूरे पहाड़ी पर यह आवाज फिर से गूंज रही थी।
जिस कगार से घायल जानवर ने चट्टान पर चढ़ाई की थी, वह सौभाग्य से पीटने वालों से विपरीत दिशा में था और बस इतना चौड़ा था कि मुझे उसमें साइड से खिसकते हुए चलने की जगह मिल रही थी। जैसे ही मैं चट्टान तक पहुंचा और बाघिन से कदम बढ़ाते हुए चढ़ा, पुरुष वन से बाहर निकले और खुले मैदान में दौड़ते हुए बंदूकें, कुल्हाड़ी, जंग खाए हुए तलवारें और भाले लहराते हुए आ रहे थे। चट्टान तक, जो 12 से 14 फीट ऊंचा था, उनकी प्रगति रोक दी गई, क्योंकि उसकी बाहरी सतह को धाराओं ने चिकना कर दिया था और उनके नंगे पैरों के लिए वहां कोई पगडंडी नहीं थी। भीड़ का गुस्सा देखकर यह पूरी तरह से समझ में आता था, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने बाघिन के हाथों दुख नहीं झेला हो। एक आदमी, जो पागल सा प्रतीत हो रहा था और जो मुख्य नेता की तरह कार्य कर रहा था, वह बार बार चिल्ला रहा था, ये शैतान भूत है जिसने मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटों को मार डाला। जैसे भीड़ का उत्साह पहले अचानक बढ़ा था, वैसे ही यह उतना ही अचानक शांत हो गया, और उस आदमी की सराहना की जानी चाहिए जिसने अपनी पत्नी और बेटों को खो दिया था कि वह सबसे पहले अपने हथियार को नीचे रखता है। वह चट्टान के पास आया और कहा, हम पागल थे, साहब, जब हमने अपने दुश्मन को देखा, लेकिन अब पागलपन खत्म हो गया है, और हम आपसे और तहसीलदार साहब से माफी मांगते हैं। अपरिष्कृत कारतूस निकालते हुए, मैंने बंदूक को बाघिन के ऊपर रखा और अपने हाथों से नीचे लटकते हुए जमीन पर उतरने में सहायता ली। जब मैंने पुरुषों को दिखाया कि कैसे मैंने चट्टान पर चढ़ाई की थी, तो मृत जानवर को धीरे धीरे नीचे लाया गया और एक खुले स्थान पर ले जाया गया, जहां सभी उसे घेर कर देख सकते थे। जब बाघिन चट्टान पर खड़ी होकर मुझे नीचे देख रही थी, मैंने महसूस किया कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ है, और अब जब मैंने उसकी जांच की, तो पाया कि उसके मुंह के दाहिने हिस्से के ऊपर और नीचे के दांत टूटे हुए थे। ऊपर का दांत आधा टूटा हुआ था और नीचे का दांत हड्डी तक टूट चुका था। उसकी दांतों की यह स्थायी चोट, जो एक गोली के घाव के कारण हुई थी, ने उसे अपनी स्वाभाविक शिकार को मारने से रोक दिया था, और यही कारण था कि वह आदमी को शिकार बनाने वाली बन गई थी। आदमी मुझसे बाघिन की खाल वहीं न उतारने की विनती कर रहे थे और मुझे ये कहते हुए रात तक उसे अपने गांवों में ले जाने का अनुरोध कर रहे थे, क्योंकि यदि उनके महिलाएं और बच्चे उसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि उनका भयंकर दुश्मन मर चुका है। अब 2 छोटे वृक्ष काटे गए और बाघिन के दोनों ओर रखे गए, और पगड़ी, कमरबंद और लंगोटी से उसे बहुत ही सावधानी और मजबूती से इन वृक्षों से बांध दिया गया। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो इन वृक्षों को उठाने के लिए आदमी लगाए गए और हम खड़ी पहाड़ी के तल पर पहुंचे। पुरुषों को ये पहाड़ी चढ़ाने में अधिक सुविधा हुई, क्योंकि उनके गांव पहाड़ी के दूसरी ओर थे, बजाय उस घने जंगल वाली पहाड़ी के जिसे उन्होंने अभी अभी छान मारा था। 2 मानव रस्सियां बनाई गईं, जिसमें पीछे वाला आदमी अपने सामने वाले के कमरबंद या अन्य कपड़े को मजबूत पकड़कर खड़ा हो गया। जब यह माना गया कि रस्सियां पर्याप्त लंबी और मजबूत हैं ताकि दबाव सह सकें, तो उन्हें वृक्षों से जोड़ दिया गया, और उनके दोनों ओर आदमी खड़े हो गए, जो पैरों को पकड़ने और पांव टिकाने में मदद कर रहे थे, और प्रोसेशन पहाड़ी पर चढ़ने लगी, जैसे कि चींटियों की सेना दीवार के एक हिस्से पर बीटल उठाकर चढ़ रही हो। मुख्य सेना के पीछे एक और छोटी सेना थी। तहसीलदार को चढ़ाया जा रहा था। अगर उस 1000 फीट चढ़ाई में किसी भी समय रस्सी टूट जाती, तो नुकसान भयानक होता, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। पुरुषों ने पहाड़ी की चोटी तक पहुंचकर पूर्व की ओर रुख किया, अपनी विजय की धुन गाते हुए, जबकि तहसीलदार और मैं पश्चिम की ओर मुड़े और चंपावत के लिए निकल पड़े। हमारा रास्ता रिज के साथ था और एक बार फिर मैं काले बथुए के झाड़ियों के बीच खड़ा था, जिनकी कांटों में लड़की के लंबे बाल फंसे थे, और आखिरी बार उस एम्फीथिएटर को देखा, जो हमारे हाल ही के कारनामे का दृश्य था। पहाड़ी के नीचे जाते हुए पीटने वालों ने दुर्भाग्यशाली लड़की का सिर पाया था, और एक पतली धारा में धुआं उठता हुआ दिख रहा था, जो घाटी के मुंह से सीधे शांत हवा में उठ रहा था, जो ये बता रहा था कि रिश्तेदार चंपावत के मांसाहारी के आखिरी शिकार की अंतिम क्रिया कर रहे थे, ठीक उसी स्थान पर जहां मांसाहारी को गोली मारी गई थी। इतनी भीड़ के बीच बाघिन की खाल उतारना कठिन था, और काम को छोटा करने के लिए मैंने सिर और पंजों को शरीर से अलग कर दिया और उन्हें खाल से जोड़े रखा, बाद में उन्हें निपटाने के लिए। फिर पुलिस की एक गार्ड खड़ी की गई और अगले दिन, जब गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए, बाघिन की शरीर, पंजे और पूंछ को छोटे टुकड़ों में काटकर बांट दिया गया। ये मांस और हड्डी के टुकड़े उन ताबीजों के लिए जरूरी थे, जिन्हें पहाड़ी बच्चे अपनी गर्दन में पहनते हैं, और बाघ के एक टुकड़े को अन्य शक्तिशाली ताबीजों में जोड़ने से पहनने वाले को साहस मिलता है, साथ ही जंगली जानवरों के हमलों से सुरक्षा भी। लड़की की उंगलियां, जिन्हें बाघिन ने पूरी तरह निगल लिया था, तहसीलदार ने मुझे शराब में भेजी और मैंने उन्हें नैनीताल झील में नंदादेवी मंदिरों के पास दफन कर दिया। जब मैं बाघिन की खाल उतार रहा था, तहसीलदार और उसके कर्मचारियों, आसपास के गांवों के प्रधानों और चंपावत बाजार के व्यापारियों ने एक महान भोज और नृत्य के लिए कार्यक्रम तैयार करने में व्यस्त थे, जिसे मुझे अध्यक्षता करनी थी। आधी रात के आसपास, जब बड़ी भीड़ के पुरुषों ने आनंद के शोर के साथ सड़कें और गांव के रास्ते इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया, जिन्हें मांसाहारी ने 4 साल तक बंद कर रखा था, मैंने तहसीलदार के साथ अंतिम धूम्रपान किया, और उसे यह कहते हुए कि मैं और अधिक समय नहीं रुक सकता और उसे उत्सवों में मेरी जगह लेनी होगी, मेरे लोग और मैंने अपनी 75 मील की यात्रा शुरू की, जो हमें 2 दिनों में पूरी करनी थी।
सूर्योदय के समय मैंने अपने लोगों को छोड़ दिया और बाघिन की खाल को अपने घोड़े की लगाम पर बांधकर आगे बढ़ गया, ताकि डबिधुरा में खाल की सफाई करने में कुछ घंटे बिता सकूं, जहां मैंने रात बिताने का इरादा किया था। पाली की पहाड़ी पर झोपड़ी के पास जाते हुए मुझे ये ख्याल आया कि मूक महिला के लिए ये थोड़ा संतोषजनक होगा कि वह जान सके कि उसकी बहन का बदला लिया गया था, तो मैंने घोड़े को घास चरने के लिए छोड़ दिया। वह बर्फीली रेखा के पास पला था और किसी भी चीज को खा सकता था। ओक के पेड़ से लेकर बिच्छू घास तक और पहाड़ी पर चढ़कर झोपड़ी तक पहुंचा और खाल को एक पत्थर पर सिर के साथ दरवाजे की तरफ फैलाया। घर के बच्चे इन क्रियाओं के आंखों देखे दर्शक थे और जब मुझे उनसे बात करते हुए सुना तो उनकी माँ, जो अंदर खाना बना रही थी, दरवाजे तक आई। मैं इस बारे में कोई सिद्धांत नहीं लगाऊंगा कि यह प्रतिक्रिया और पलटी प्रतिक्रिया किस प्रकार हुई, क्योंकि मुझे इन बातों का कोई ज्ञान नहीं है। जो मुझे पता है वह यह है कि यह महिला, जिसे 1 साल से मूक बताया जा रहा था और जो 4 दिन पहले किसी भी सवाल का जवाब देने का प्रयास नहीं करती थी, अब झोपड़ी से सड़क तक दौड़ते हुए अपने पति और गांव के लोगों को जल्दी आकर देखने के लिए बुला रही थी कि साहब ने क्या लाया है। इस अचानक से बोली की वापसी ने बच्चों को काफी भ्रमित किया, जो अपनी माँ के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। मैंने गांव में विश्राम किया जबकि मेरे लिए चाय बनाई जा रही थी और भीड़ में जमा हुए लोगों को बताया कि मांसाहारी को कैसे मारा गया। 1 घंटे बाद मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और आधे मील तक चलते हुए मैंने पाली के लोगों की शुभकामनाओं की आवाजें सुनी। अगले दिन सुबह मुझे एक तेंदुए से बहुत रोमांचक मुठभेड़ हुई, जिसका जिक्र मैं सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि इसने डबिधुरा से मेरी शुरुआत में देरी की और मेरे छोटे घोड़े और मुझे अतिरिक्त तनाव दिया। सौभाग्य से छोटा घोड़ा उतना ही मजबूत था जितना वह अंदर से था, और उसकी पूंछ को ऊपर चढ़ाई पर पकड़कर सपाट रास्ते पर उसे घुमाकर और नीचे की ओर दौड़ते हुए हमने 45 मील का सफर नैनीताल तक 9 बजे से 6 बजे के बीच पूरा किया। कुछ महीनों बाद नैनीताल में आयोजित एक दरबार में यूनाइटेड प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन हेवेट ने तहसीलदार चंपावत को एक बंदूक और उस आदमी को जिसे मैं लड़की की तलाश में साथ ले गया था एक सुंदर शिकार चाकू प्रदान किया, उनके द्वारा मुझे दी गई मदद के लिए। दोनों हथियार उपयुक्त रूप से खुदवाए गए थे और संबंधित परिवारों में विरासत के रूप में दिए जाएंगे।